हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का 4th एंड फाइनल चैप्टर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब दे देते हैं। मैंने पूछा था लास्ट क्लास में, वाई रूरल पीपल नीड मोर कैलोरीज। रूरल एरियाज़ में लोगों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है निकिता, अनुभव, खुशी, शुभम, अर्चित, सौरभ और शिवांगी जी ने, क्योंकि वो जो काम करते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा एनर्जी लगती है, जैसे कि खेती या जानवरों को पालना। ठीक है, इसलिए उन्हें ज़्यादा कैलोरीज लगती है। दूसरा सवाल था, व्हाट इज़ द रेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया टुडे। इसके कई सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, राखी, रिंकल यादव, रिजान जी ने, बट देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। कुछ लोगों ने 2021 के सेंसस को कोट किया है जिसमें 17.4 कुछ बताया गया है पॉवर्टी रेट को। कुछ लोगों ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट जो कि 2023 में नीति आयोग ने प्रोड्यूस करी उसके हिसाब से 14.96% बताया। दोनों ही सही जवाब हैं बट दे आर डिफरेंट टाइम। क्योंकि मैंने सवाल पूछा था अभी, तो हम 2023 वाला कोट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज घेटोइजेशन। तो हर्षिता जी, प्रतिज्ञा, दीप, शहानी, नीलम, कल्याण, इन सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब किया कि जब लोगों को फोर्स किया जाता है एक्सटर्नली या इंटरनली, या कि अगर उनको फोर्स किया जा रहा है बाहर से लोगों की तरफ से या फिर इंटरनली उनकी मजबूरी से, वो एक ऐसे एरिया में जाके रह रहे हैं जहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्लीन वाटर एंड क्लीन एरियाज, सो ऑन। अगर उन्हें मजबूरन वहाँ रहना पड़ता है तो इस प्रोसेस को घेटोइजेशन बोलते हैं और उन जगह को घेटोस कहा जाता है। इसके अलावा एक और सवाल था जो लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने पूछा था, पर उसका सही जवाब मैंने नहीं दिया था क्योंकि आई वॉन्टेड टू गिव यू मोर टाइम, कि भाई 2018 में वाई वॉज देयर अ डिप इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेज इन इंडिया। कई सारे लोगों ने जवाब दिया कोविड। वेल येस, कोविड वॉज बट नॉट इन 2018, कोविड उसके बाद हुआ था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल रीज़न हैं कि क्यों इंडिया में नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है, तो मैं उनका जवाब अभी आपको दूंगी। 3 मेन स्ट्रक्चरल रीज़न बताऊंगी। सबसे पहला है कि इंडिया अपने जीडीपी का एक बहुत छोटा सा 1% हिस्सा ही स्पेंड करता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट द्वारा जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है वो बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो इसीलिए डॉक्टर्स इतने हैं नहीं। दूसरा, जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट में काम करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स यूजुअली जस्ट पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में जाते हैं जहाँ लोग ज़्यादा पेमेंट कर पाएँ, दैट इज़ अर्बन एरियाज़ और वेल डेवलप्ड एरियाज़ जहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो। वो रूरल एरिया में क्यों जाएंगे जब वहाँ उन्हें पता है लोग गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है। तो बिकॉज देयर मेन एम इज़ नॉट टू सर्व पीपल, देयर मेन एम इज़ टू अर्न मनी, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स प्राइवेट में काम करते हैं, पब्लिक हेल्थ में काम नहीं करना चाहते क्योंकि फैसिलिटीज़ ही नहीं है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई। तीसरा एक रीज़न है, इट्स कॉल्ड ब्रेन ब्लीड, विच इज़ बेसिकली कई सारे लोग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, लेकिन क्योंकि इंडिया इतना कम स्पेंड करती है जीडीपी का अपने हेल्थ सेक्टर पे, कि हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो कई सारे लोग जो हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं, वो आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक स्टडी करनी होती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, उसके अलावा मेडिकल सीट्स की भी प्रॉब्लम है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर नीट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्चुअली गेट इनटू मेडिकल इज़ वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट, क्योंकि इतनी हमारे पास सीट ही नहीं है। अगेन दैट इज समथिंग, इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क इन टू क्रिएटिंग मोर मेडिकल यूनिवर्सिटीज, राइट। तो दीज आर द फ्यू रीजन वाई ऑलरेडी इंडिया का डॉक्टर टू पेशेंट रेशो वैसे ही बहुत खराब था, 2018 में ही गिर रहा था, और उसके बाद कोविड आ गया, फिर तो और जय माता दी हो गई। ठीक है, तो इट वॉज बैड बिफोर एंड इट बिकेम वर्स लेटर। नेक्स्ट, स्ट्राइक 3। तो हु आर दीज पीपल? गिरीश पांडे, अक्रम जी, प्रीति, निकिता राज, करण धीवर, आयुषी, उर्मी जी, सुहाना, रजनी सोनी, प्रणय कुमार, नमिता एंड जायक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई लास्ट 3 लेक्चर्स एंड आई होप आई फाइंड यू इन दिस लेक्चर ऑल्सो। अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे तो उसका जवाब देती हूँ। आकांक्षा चतुर्वेदी जी ने पूछा कि भाई 800 रुपये जो आप बोल रहे हो कि मिनिमम जो है ना अमाउंट है जो एक इंसान को लगता है जीने के लिए इन रूरल एरिया और 1000 इन अर्बन एरिया, ये तो बहुत कम है। एंड यू पॉइंटेड आउट करेक्टली, इट इज़ वेरी लेस। ओके, क्योंकि अब इंडिया में, आई मीन दिल्ली में, मुंबई में 1000 रुपये में क्या होता है? देर आर पीपल इन माई ऑफिस कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा टू वर्क
and they spend more than 300 rupees in travel per day, just travel, just to come to office. तो I mean imagine 1,000 रुपये में महीना कैसे काटेंगे लोग. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट डिसाइड कि बेसिकली बेसिक नीड्स जो बात कर रहे हैं वो क्या है, उनका डिसीजन. हमारे आपके लिए बेसिक नीड्स अलग होगी, गवर्नमेंट बेसिक नीड्स को बहुत अलग तरीके से डिफाइन करता है. एंड दूसरा रीज़न ये भी है कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल हियर, मतलब कि भूखमरी से ना मर जाएं, बस इतनी लाइन है कि इतने रुपए तो चाहिए ताकि जी सके. ठीक है. सो yes you are right, it's a very low amount, but then there are a lot of numerical or political reasons why it's kept so low. We will not discuss this in detail यहाँ पे, but you can read about it. Next question is, प्रीति जी ने कहा है, do we need to read it again? Yes, unless you have a photogenic memory and you remember everything just by reading it once, don't. But अगर आप हमारे जैसे आम इंसान हैं जिनकी मेमोरी की लिमिट है, तो आपको हर चीज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो फिर आपकी 9th क्लास की फाइनल एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो. हर चीज़ के लिए आपको हर एग्ज़ाम के लिए आपको हर सब्जेक्ट, हर इन्फॉर्मेशन 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी ताकि वो आपको याद हो जाए. ठीक है. एंड श्रद्धा जी ने पूछा है कि दैट इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग बट स्टिल अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, इज़ ही और शी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड. बहुत प्यारा सवाल है भाई, कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है, एम्प्लॉयड है, उसको नौकरी है, सैलरी आ रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहा, तो क्या उसे एम्प्लॉयड बोलेंगे? लॉजिकली डजंट सीम लाइक इट, बट टेक्निकली येस. ओके, टेक्निकली एम्प्लॉयमेंट डजंट ऑलवेज कम विथ, क्योंकि बेसिक नीड्स डिफाइन करो ना आप फिर, कि भाई बेसिक नीड्स क्या होती है. आपके मेरे लिए बेसिक नीड्स अलग अलग होंगी, है ना, और इस पर्सन के लिए अलग होगी. तो और गवर्नमेंट के हिसाब से बेसिक नीड्स बहुत अलग होती है. तो या तो आपकी बेसिक नीड्स गवर्नमेंट की नीड्स से ज़्यादा है, इसलिए आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में हो, जो कि टेक्निकली इज़ अनएम्प्लॉयड, बट आप काम तो फिर भी कर रहे हो ना. तो हो सकता है कि ये पर्सन डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में हो और वो ऐसी जगह पे काम कर रहा हो जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको फिर भी थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं, तो वो कर रहा है क्योंकि ज़रूरत है. तो हो सकता है वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है. इसीलिए मिनिमम वेज करके एक चीज़ होती है, जो आपने यूएस में आजकल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन चल रहा है, बिकॉज वहाँ की बेसिक जो होती है ना लिमिट बहुत कम है ऑफ न्यूनतम सैलरी जो बोल सकते हैं जिसको. इंडिया में भी देर इज़ सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ द मिनिमम वेज मस्ट बी गिवन. लॉट ऑफ पीपल वर्क इन प्राइवेट सेक्टर्स और ऐसे सेक्टर्स जिनमें ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाती है, तो इल ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हो आप. तो ऐसी जगह पे उनका जो है ना एक्सप्लॉयटेशन होता है. ठीक है, इसलिए उनसे काम ज़्यादा कराया जाता है पर पैसे बहुत कम दिए जाते हैं. तो ऑल इन ऑल द आंसर इज़ कि लॉजिकली आई कैन अंडरस्टैंड वाई यू आर क्वेश्चनिंग कि एक इंसान जो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है और काम कर रहा है, तो क्या वो एम्प्लॉयड कहा जाएगा? आई कैन अंडरस्टैंड वाई यू थिंक इट्स नॉट, बट as what we have studied, as what is given in the book, and technically yes, that person is still considered employed. Okay, so let's move on. I think this is all the questions that were asked. Now let's study about food security. अगर आपने मेरे आखिरी के 3 लेक्चर पढ़े हैं तो ये टॉपिक आपको ऑलरेडी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है. हमने इसके बारे में ऑलरेडी पहले बात कर ली है, लेकिन because I am so awesome, I'm going to quickly go through everything again very fast. If you want to slowly understand this, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें मैं बात कर रही हूँ फूड सिक्योरिटी की ऑलरेडी, बट यहाँ मैं एकदम फटाक से समझाऊंगी. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था. ठीक है, अर्थ जो शब्द है वो पुरुषार्थ एक हिंदू आइडियोलॉजी से आया है, जिसमें इंसान के जीने के 4 रीजन होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. ओके, अर्थ का मतलब होता है पर्पस, मीनिंग ऑफ लाइफ. ठीक है, हम क्यों जीते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, उसे अर्थ कहा जाता है. वहीं से आता है अर्थशास्त्र. सो इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी थिंग्स वी नीड टू लिव अ गुड लाइफ. ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू लिव इन गुड लाइफ? रोटी, कपड़ा, मकान, प्यार, परिवार, शांति, दौलत, शोहरत, गर्व, मोक्ष. इसके अलावा भी चीज़ें होती है, बट दीज वी कंसिडर बेसिक, राइट. उसमें सबसे टॉप पे आता है रोटी. ओके, सो रोटी एज इन फूड, राइट. तो फूड सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं इंडिया में, मतलब कि
क्या लोगों को रोटी मिल रही है? बस ये सिंपल सा सवाल है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक और चीज समझेंगे, एयर, वाटर, न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो, हवा के बिना आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं जी सकते, पानी के बिना शायद 1 दिन 2 दिन, ठीक है, बहुत आप पेशेंट हो तो शायद थोड़ा और ज़्यादा। न्यूट्रिशन, खाने के बिना आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या फिर 3 हफ्ते तक, 1 से 3 वीक तक एक इंसान जी सकता है बिना खाने के, ठीक है। दिस इज़ व्हाट साइंटिफिकली वी नो कि भाई हवा नहीं मिली तो 2 मिनट, ज़्यादातर लोग मर जाएंगे, ठीक है। पानी नहीं मिला तो 1 दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद यू विल स्टार्ट हैविंग प्रॉब्लम। न्यूट्रिशन 1 हफ्ते तक जी सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आप एक जगह पे घूमने गए हो जहाँ पे किसी कारण से सब कम्युनिकेशन ठप हो गया है, ठीक है। अब वहाँ पे आपके पास कुछ बचा नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे नदी बह रही है तो उसमें से आपने पानी पी लिया और कुछ फ्रूट तोड़ के खा लिया और आप चल रहे हो, ठीक है। क्या आप ऐसी ज़िंदगी बहुत लंबे समय तक जी सकते हो? कुछ दिन चल सकता है पर लंबे समय तक नहीं चल सकता ना। दूसरा एग्जाम्पल लो, आप मान लो एक छोटे से बोट में समुद्र के बीच में फंस गए, आपके आसपास पानी ही पानी है, ठीक है। आप कुछ दिन उसको पी के शायद वैसे तो बोलते हैं समुद्र का पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे और जल्दी आपकी मौत हो जाएगी, पर आप उससे कुछ घंटे तो निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं जी सकते। साफ पानी चाहिए। अब मान लो पॉल्यूशन, जब जब दिल्ली में विंटर्स आती है तो जो स्मॉग बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ दिन तो उसमें रहा जा सकता है, लेकिन अगर हमेशा आपको उसमें रहना चाहे तो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे ना, ठीक है। तो हम जब खाने की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इनफ कैलोरीज की बात नहीं करें कि भाई आपको 4 रोटी रोज दिन की मिल रही है, आपको इनफ और आपको कुछ नहीं करना है, तो आपकी कैलोरी इनटेक इज इक्वल टू आपका कैलोरी आउटपुट, ठीक है। वो जीना नहीं हुआ ना। इट्स नॉट अ गुड लाइफ। रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि गुड लाइफ की हम बात करें, एक अच्छी जिंदगी के लिए हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे बात आती है कि फूड सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग इनफ मनी। फूड सिक्योरिटी इज अबाउट कंसिस्टेंटली गेटिंग इनफ, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ खाना मिलना इस जरूरी नहीं है, समय समय पे खाना मिलना और अच्छा खाना मिलना भी जरूरी है। सो फूड इज अ इसेंशियल फॉर लिविंग, जस्ट लाइक एयर। जैसे हमारे लिए हवा की जरूरत है, वैसे हमारे लिए खाने की भी वैसी जरूरत है, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। और बट फूड सिक्योरिटी डज नॉट जस्ट मीन हैविंग फूड, बट इट हैज मोर मीनिंग। इट जस्ट डजंट मीन 2 वक्त की रोटी, उससे बढ़कर है फूड सिक्योरिटी। आइए जानते हैं क्या है उससे बढ़कर। एक बहुत बढ़िया इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। आप एक इंसान हो, है ना, एक गांव में आप रहते हो। आप उठे सुबह, आपने डब्बा खोला, देखा चावल नहीं है, ठीक है। ओ नो, खत्म हो गए, बन गया, चलो लेके चलते हैं। आप 1000 रुपये कमाते हो महीने के, आपने उसमें से उठाए 50 रुपये और चल दिए बाहर कि मैं जाऊँगा गाँव में और जाके चावल लेके आऊँगा खाना खाने के लिए। आप चले, आपने देखा आपके सामने वाला किराना वाला बंद है, तो क्या करूं। अब दूसरा किराना वाला 15 किलोमीटर दूर है, तो अब चल रहे हो। अब भूख भी लगी है, सुबह सुबह का समय है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, है ही नहीं चावल, चलना पड़ेगा। 15 किलोमीटर चलते चलते आपको दोपहर हो गई। वहाँ जाके आप गए तो वहाँ आपने उसको बोला कि भाई चावल दो, तो कहता है कि चावल तो नहीं है, चावल तो अगले हफ्ते मिलेंगे, कुछ और चाहिए तो अभी ले लो, ठीक है। तो इस केस में, इन तीनों में हमने क्या देखा, दिस इज फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। एक तो खाना अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल है तो अफोर्डेबल नहीं है। कि चलो मान लो वो घर आ गया और अगले हफ्ते गया और अगले हफ्ते उसने दिए उसको, भाई 50 रुपये दे दो मुझे चावल, तो कहता है 50 रुपये में तो नहीं आएंगे, बहुत महंगे हो गए चावल, आ नहीं रहे, ठीक है। तो ये फूड इनसिक्योरिटी है कि जब आपको चाहिए खाना, अब इंसान सुबह सुबह उठा है, भूखे पेट जा रहा है लेने के लिए। जब बोलते हैं ना कि जब प्यास लगे तब थोड़ा ना कुआं खोदते हैं। सो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि जब आपको भूख लगी है तब आपके पास खाना होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब जब आपका खाना खत्म होने वाला हो और आपको और खाने की जरूरत हो तो आपके आसपास रीचेबल डिस्टेंस पे आपको खाना मिल जाए, कोई बैरियर नहीं हो कि आप वहां जाके खाना नहीं लेके आ पा रहे हो, ठीक है। और अफोर्डेबिलिटी कि आप जितना कमाते हो उसके उतने में ही आपको खाना मिल जाए, ऐसा नहीं हो कि खाने की प्राइस इतने ज़्यादा है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो। तो फूड सिक्योरिटी इज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स। ना सिर्फ 2 स्क्वायर मील
2 वक्त का खाना, बट द फैक्ट कि जब आपको भूख लगी हो तब आपके पास खाना हो, जब आपका खाना खत्म हो जाए तो आप जाके एक्सेस कर पाओ, ले आओ, खरीद पाओ, और खरीदने के लिए जितने पैसे हैं आपके पास उसमें आप एक अच्छा खाना खरीद पाओ. अच्छा, रोटी, नॉट जस्ट राइस एंड व्हीट. ओके, वी आर कंसिडरिंग हियर अगेन एंड अगेन. आई विल टेल यू, व्हेन वी से रोटी या फूड, वी मीन कंप्लीट बैलेंस डाइट. ठीक है, अब वो बैलेंस डाइट जो है, ये डाइट लिख दिया मैंने, हो डाइट. इसका ये मतलब है कि आपको अपना काम करने के लिए, अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए जितना भी कंप्लीट खाने की ज़रूरत है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ आते हैं, वो इंक्लूडिंग उसको हम फूड बोलते हैं. तो फूड की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये 3 शब्द आप याद रखेंगे. ये है फूड सिक्योरिटी के डायमेंशन. लेट्स मूव अहेड. तो अब क्यों हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी? लास्ट क्लास में भी हमने, फर्स्ट क्लास में भी हमने बात करा था कि भाई, याद है जब हम पालमपुर की बात कर रहे थे कि पालमपुर में ज़मीन तो लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है. एक समय पे 150 फैमिलीज थी, आज 450 फैमिलीज हैं. पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था 600 लोगों का, अब 1400-1500 लोग हैं वहाँ पे, पर ज़मीन तो वही है ना. तो फूड सिक्योरिटी की हमने तब भी बात करी थी कि भाई क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जनता बढ़ती जा रही है और लोगों की डिमांड इसलिए बढ़ती जा रही है, और हमारे सोसाइटी में लोग भुखमरी से मर न जाए, इसके लिए फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं. ठीक है, सो देर आर सर्टन सेक्शंस इन आर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी के कुछ सेक्शंस हैं जो कि बहुत गरीब है, दर्दनाक गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, और उन्हें 2 वक्त खाने की रोटी मिले, इतना करना इज़ द बेसिक ऑफ फूड सिक्योरिटी, कि इतनी तो होनी चाहिए. और उसके अलावा कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, हमने इसकी भी बात करी कि भाई वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं. ये वो लोग हैं जो बहुत ही आसानी से स्लिप हो जाते हैं पॉवर्टी लाइन में. मीन्स उनके साथ कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं ऐसी, या तो सोसाइटी उन्हें परेशान कर रहा है, या वो उस कारण से उनके जीवन ही ऐसा है कि वो एक छोटी सी गलती और दे विल बी नॉट एबल टू अफोर्ड फूड. राइट, इसका हमने एग्जांपल दिया था कि जैसे विमेन, स्पेशली विमेन हु आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड फॉर अर्निंग, तो उनके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है, वो विडो हो जाते हैं, तो सडनली दे गो इनटू पॉवर्टी. दूसरा एग्जांपल हो सकता है मजदूर जो फिजिकल लेबर करता है, कि अगर वो जब तक कर रहा है तब तक कर रहा है, लेकिन अगर किसी दिन उसको लग गई और वो नहीं काम कर पा रहा है, तो दे विल स्लिप इनटू पॉवर्टी. सो बिकॉज ऑफ दीज आर द वल्नरेबल ग्रुप्स, पीपल हु कैन ईजिली फॉल अंडर पॉवर्टी लाइन. ठीक है, एंड जब ऐसे लोग होते हैं ना बहुत सारे, और उसके बाद कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो सडनली बहुत सारे लोग दे फॉल इनटू सो दे सफ़र अ लॉट. सबसे पहले वही सफ़र करते हैं इन कैलेमिटीज़, जब भूकंप, अर्थक्वेक, फेमाइन जब आता है, तो सबसे पहले यही लोग जो हैं भूख से मरते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन आगे. क्या होता है जब देर इज़ नॉट इनफ फूड, जब फूड सिक्योरिटी नहीं होती है किसी जगह पे, तो क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले फूड प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, किसी भी कारण से खाना कम पड़ जाता है. क्या क्या कारण हो सकते हैं? हो सकते हैं कि कोई बाढ़ आई तो फसल खराब हो गई मान लो, या फिर आग लग गई. ठीक है, जैसे आजकल यूएस में बहुत चल रही है ना, देर आर फॉरेस्ट फायर्स, सो मान लो उसके कारण हो गया, या फिर किसी भी नेचुरल रीज़न से, या फिर अननेचुरल रीज़न भी होते हैं, पॉलिटिकल रीज़न भी होते हैं. ठीक है, कि किसी भी कारण से फूड प्रोडक्शन एकदम से गिर गया, उसके बाद क्या होगा, खाना जो है ब्लॉक हो गया, मतलब लोगों तक पहुंच नहीं रहा है. जैसे ही आपको पता है कि खाना नहीं मिलने वाला है या खाना अवेलेबल नहीं है, तो लोग होर्ड करने लग जाते हैं. तो अवेलेबिलिटी, एक्सेस जो है वो ख़त्म हो जाती है फूड को, लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं खाना और आगे नहीं बेचते हैं, और फिर इट गेट्स ब्लॉक्ड. उसके बाद होती है खाने की शॉर्टेज. ठीक है, उसके बाद होते हैं प्राइस अप. आपने इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ा है, सप्लाई वर्सेस डिमांड. ठीक है, कि जैसे ही चीज़ कोई शॉर्ट हो जाती है तो उसका प्राइस एकदम से, क्योंकि लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं उसको लेने के लिए. सो एज सुन एज यू हैव शॉर्टेज ऑफ फूड, द प्राइसेस गो अप. व्हेन प्राइसेस गो अप, दैट मीन्स पीपल हु आर लिविंग जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन एंड बिलो द पॉवर्टी लाइन, सडनली दे हैव नो फूड टू ईट. ठीक है, पीपल आर नॉट एबल टू बाय फूड. फिर लोग सडनली उनके पास ऐसा आ जाता है कि वो पैसे हैं लेकिन नहीं खरीद सकते क्योंकि प्राइसेस इतने ऊपर बढ़ गए. देन इट लीड्स टू स्टारवेशन. स्टारवेशन इज व्हाट? भूखमरी. ठीक है, कि उनके पास खाने के लिए होता है. फिर मैसिव स्टारवेशन, जब ये चीज़ एक लार्ज स्केल पे होती है तो उसको हम फेमाइन बोलते हैं. ठीक है, जब बहुत सारे लोग, जब कुछ लोगों के साथ होता है तो वी कॉल इट स्टारवेशन, बट जब लार्ज स्केल पे होता है तो उस शब्द को हम फेमाइन बोलते हैं.
लेट्स अंडरस्टैंड फेमाइन इज, और अकाल जिसे बोलते हैं, इज कैरेक्टराइज बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स, जब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी के कारण, ठीक है, और वो फोर्स किए जाते हैं, मतलब दे आर फोर्स्ड टू यूज कंटेमिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड, ठीक है, उन्हें गंदा पानी और खराब फसल खानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, और इसके कारण वो वीक हो जाते हैं, उनके पास खाना नहीं होता है, इसलिए वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाते। और जब ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है, यानी कि बहुत बड़े एरिया में होता है और बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है, तो उसे हम फेमाइन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल फेमाइन का है फेमाइन ऑफ बंगाल, ठीक है, 1943 में सबसे खतरनाक फेमाइन आया था इंडिया में, एंड वी हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक इट। हमने फेमाइन ऑफ बंगाल, जो बंगाल का अकाल था, उसके जैसा अकाल आज तक 100 सालों में हमने, मतलब ऑलमोस्ट कितने 80 साल होने वाले हैं, हमने नहीं देखा है इतना खराब। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आप ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि देखो ईयर 1938 में कितना प्रोडक्शन हुआ था लाख टन्स में चावल का, और कितना इंपोर्ट हुआ मतलब कि बाहर से आया, कितना एक्सपोर्ट हुआ मतलब कि बाहर गया, ओके, और टोटल कितना अवेलेबल था लाख टन्स में, ठीक है। तो देखोगे 1938 में 85, नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अवेलेबल 85, 93 में 79, अवेलेबल 83, 4 लाख टन्स बाहर से आया था, ठीक है। 1940 में 82 प्लस 3 85, 1941 में 68, 2 बाहर से मंगवाया 70, 1942 में 93 प्रोडक्शन हुआ है, इंपोर्ट भी नहीं है, एक्सपोर्ट बस 1 लाख टन एक्सपोर्ट किया गया है, 92 अवेलेबल है लोगों के लिए, ठीक है। 1943 में 76, तो आप देख रहे हो शार्प डिक्लाइन यहाँ पे, एक तो है ना, दूसरा इंपोर्ट किया 3 लाख टन, उसके बाद 79 टन अवेलेबल है 1943 में, उसके बाद भी भयानक, मतलब अब देखो इसमें डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं है ना, लाख टन का कितना डिफरेंस है 85 से 79, ठीक है, डिफरेंस तो है, कम तो हुआ है ऑफकोर्स, और इस बीच में पॉपुलेशन भी बड़ी होगी, ठीक है, तो कमी तो हुई है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये जीरो हो गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई एकदम ही अनाज नहीं था, सब जल गया, सब बिखर गया। तो मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ था 1943 में। सो डू यू नो हु वर अफेक्टेड मोस्ट इन अ फेमाइन? सबसे ज़्यादा इस फेमाइन का, इस अकाल का असर किन लोगों पे पड़ा था? एग्रीकल्चरल लेबरर, श्रमिक, फिशरमैन, मछुआरे, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जो इधर से उधर सामान लेके जाते थे, और कैजुअल लेबर जो दूसरे शहर में दूसरे काम करती थी, जैसे रिक्शा चलाना, सामान उतारना चढ़ाना, जो कैजुअल लेबर होती है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, क्योंकि इनकी कैपेसिटी ये ऑलरेडी रेखा के जस्ट ऊपर थे यहाँ पे, और जैसे ही कमी हुई, प्राइजेज, मतलब फूड ग्रेन की प्राइजेज इतनी ज़ोर से बढ़े कि ये फट से नीचे गिर गए पॉवर्टी लाइन के, और दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड फूड। क्योंकि ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सब लोग जो है ना, इनको और भी प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी की, ठीक है, क्योंकि जब एक सोसाइटी में मान लो कि कमी है ग्रेन की, तो लोग कम चीज़ें करते हैं, तो लाइक दे वुड वांट लेस फिश, they would not want to go here and there, they would not want to do business because they know they don't have the money, right? तो ये जो लोग हैं ना, ये डिपेंडेंट भी हैं उस सोसाइटी पे, तो जब सोसाइटी में अकाल पड़ता है तो सबसे पहले इन्हीं की नौकरियां जाती है, ठीक है। तो दीज वर द पीपल हु डाइड एंड अफेक्टेड द मोस्ट ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन, ठीक है। तो अब लेट्स अंडरस्टैंड कि फूड सिक्योर इनसिक्योर कौन है, कौन है वो इंसान जो कि हम बोल सकते हैं जिसको फूड सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो है लैंडलेस लेबर, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि ज़मीन से ही अनाज उगता है, तो जिनके पास ज़मीन नहीं है वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित रहते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिसन, ठीक है, ट्रेडिशनल आर्टिसन मीन्स वो लोग जो आर्ट बनाते हैं ट्रेडिशनल, जैसे कि मटके हो गए या फिर बास्केट हो गए वीव करने वाले। क्या होता है ना, जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो ये सब चीज़ें यूजुअली नहीं खरीदते, ठीक है। दिस इज़ इन अ नॉट, वी कांट कॉल इट लग्जरी, बट थिंग्स दैट कैन बी अवॉइडेड इन डायर सिचुएशंस, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? अब भाई, अब हो सकता है आप विश्वास करो, हो सकता है आप ना करो, लेकिन
लोग करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स आर, यू कैन कॉल इट लाइक जैसे ज्योतिषी, या फिर जो पंडित जी होते हैं मंदिर में, या फिर टेल मी, एक्चुअली यू टेल मी कि आपके, क्योंकि हर एरिया में, इंडिया के हर एरिया में अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग बिलीव्स हैं, तो अपने अपने बिलीव्स के हिसाब से, अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कुछ ट्रेडिशनल सर्विसेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इन माय कम्युनिटी वी डू अ फंक्शन वेयर वन ड्यूरिंग द मैरिज एंड देयर इज दिस पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी देयर, शादी के टाइम पे उनके आने से ही शादी होती है, ठीक है। तो वो इंसान जो है वो एक ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। अगर बहुत भुखमरी है, गरीबी है, तो नहीं बुलाएंगे लोग उनको, ठीक है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, हाँ। तो उसके अलावा पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, ठीक है। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मीन्स वो लोग जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि ठेला लगाना, गाड़ी चलाना, चीज़ें इकट्ठा करना, जो कूड़ा वगैरह इकट्ठा करना, ये लोग जो जिनका रोज़गार कुछ फिक्स नहीं है और छोटे छोटे काम करते हैं जैसे उनके पास काम आता है। डेस्टिट्यूट्स, गरीब, और वो लोग बेसिकली जो काम नहीं कर सकते, उनकी उम्र हो गई है या बीमार हैं या फिर वो गरीब हैं, उनका अभी तक जीवन जो है भीख मांग के चल रहा था, वो लोग सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं। अर्बन एरिया में, अब ये तो हो गई गांव की बात, शहरों में सबसे ज़्यादा कौन है, जो इल पेड ऑक्यूपेशंस है, वो ऑक्यूपेशन जहाँ पे पैसा ज़्यादा नहीं दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली आप बोल सकते हो मैनुअल लेबर से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं ना, वो उस जगह में ना लोग ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं, ठीक है। तो इल पेड ऑक्यूपेशंस जो होते हैं ना, उन वो लोग जो करते हैं वो सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में प्रोबेबल होते हैं, अफेक्ट होते हैं अगर फूड की कमी होती है तो, ठीक है। कैजुअल लेबर्स, ठीक है, आपने देखा होगा कि अपने अपने शहर में होता है, एक चौराहा होता है, वहाँ पे यूजुअली आपको लेबर चौक बोलते हैं, वहाँ पे आप जाके लोग अपने अपने टूल्स लेके बैठे रहते हैं कि कोई आएगा उनको ले जाएगा। कैजुअल लेबर्स, ठीक है, किसी दिन काम है तो किसी दिन नहीं है, किसी दिन कुछ काम कर रहे हैं, किसी दिन कुछ काम कर रहे हैं। लो वेज वर्कर्स, वो वर्कर जो ऐसे काम करते हैं जहाँ पे वेज बहुत कम मिलती है, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स, बट लाइक छोटी छोटी फैक्ट्रीज, या जहाँ पे गवर्नमेंट ओवर रूल नहीं करती, मतलब देखती नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अफिलिएटेड कंपनी है तो उसको एक न्यूनतम सैलरी देनी होती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स में छोटी छोटी कंपनीज है उनका कोई दीन धर्म नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी, एज लॉन्ग एज दे कैन रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, गुड। सो वो बहुत कम पैसों पे भी, और क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है और पैसे नहीं है और गरीबी है तो कर भी लेते हैं। सीजनल वर्कर, ऐसे लोग जो कुछ सीजन में काम करते हैं, कुछ सीजन में नहीं काम करते, ठीक है। हमने रूरल एरिया में देखा है यूजुअली एग्रीकल्चरल लेबरर्स ऐसे होते हैं, सीजनल वर्कर। शहरों में भी सीजनल वर्कर होते हैं, क्योंकि शहरों में भी सीजन्स ऐसे होते हैं, सीजनल इन द सेंस कि जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है तो अब जब बारिश हो रही होती है, सर्दी होती है, तब तो चलता है, लेकिन जैसे गर्मियाँ आती है तो गवर्नमेंट बैन लगा देती है कि भाई अब कंस्ट्रक्शन बंद कर दो। तो जब, क्योंकि पानी की कमी है, तो जब कंस्ट्रक्शन बंद हो जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कहाँ काम करेंगे, राइट। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ सीजनल वर्क। ये लोग सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं फूड के लिए। अब इंडियन सोसाइटी में ना एक इशू है, सोशल इशू, आइडेंटिटी का। पीपल की, लोगों की डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी मतलब क्या, पहचान, ठीक है। तो आइडेंटिटी से जुड़े हुए इश्यूज के कारण भी लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना फूड इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया में जो सोशल कंपोजिशन है वो कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा एडवांटेज है, कुछ लोगों के पास कम है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन अपर कास्ट, मैन, पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज, और पीपल हु हैव हैड जनरेशनल वेल्थ, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो वो लोग जो एक तरीके से किसी कारण से एक एडवांटेज है उनके पास उनकी आइडेंटिटी के, कि उन्हें नौकरी आसानी से मिल जाती है, एंड सो ऑन, राइट। तो इन आइडेंटिटीज़ के कारण कई लोग जो ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं और उनको फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड स्पेशली इट इज़ कास्ट, क्लास एंड जेंडर, ठीक है। ST SC एंड सम सेक्शंस ऑफ OBC पीपल ऑल्सो fall into that identity, where because they don't have land or because they are not socially equipped, because उनकी कास्ट या क्लास या जेंडर के कारण उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, उन्हें कोई प्रेफर नहीं करता, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, या उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, लैंडलेस लेबर हो गया।
तो ये लोग, ये आइडेंटिटी ज़्यादा ससेप्टेबल होती है फूड इनसिक्योरिटी के, इन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है फूड सिक्योरिटी की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसानी से गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। उसके अलावा दोज हु माइग्रेट, वो भी एक होते हैं। माइग्रेट मतलब क्या, लोग जो काम की खोज में या किसी और चीज़ की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। माइग्रेशन के साथ ये प्रॉब्लम है कि देखो, आप जहाँ रहते हो, अगर आपका जो बेसिक मतलब जो बोलते हैं ना, सालों से आप वहाँ अगर रहते आए हो उस गांव में, उस शहर में, तो आपके कुछ सोशल कनेक्शंस बन जाते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आप उनके जैसे ही हो, तो देर इज़ अ बिट ऑफ नोइंग कि हाँ ये हमारे ही ग्रुप का है। पर जब माइग्रेट करते हो ना, तो आप एक नई जगह पे चले जाते हो, वहाँ लोग आपसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज़ मैंने बहुत देखी है मुंबई में, कि लोकल महाराष्ट्रियन मुंबईकर्स वर्सेस पीपल हु हैव कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। और साउथ इंडिया में ऑल्सो दिस राइट नाउ बहुत ज़्यादा चल रहा है हिंदी को लेकर, बिकॉज पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया गोइंग इन टू साउथ इंडिया आर एक्सपेक्टिंग देम टू स्पीक हिंदी एंड डिसरिस्पेक्टिंग देयर कल्चर और सो ऑन द अदर हैंड उल्टा भी होता है, मतलब कि लोकल पीपल ऑल्सो समटाइम्स डिस्टिंग्विश, और या उनको वो अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय के जो बाहर से आए। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ वेरी प्रिविलेंट विद माइग्रेशन, ठीक है। तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम करने, वो बहुत आसानी से गरीबी रेखा के नीचे गिर जाते हैं और पीड़ित होते हैं। उसके अलावा वुमेन का मैंने आपको पहले ही बताया है, आप में से कई लोग शायद मानते होंगे कि नहीं भाई आजकल तो फीमेल एंड मेल आर इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट सच्चाई, इवन एंड दैट गोज फॉर कास्ट एंड एवरी अदर थिंग, कि हमें कई बार शहरों में ऐसा लगता है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश बहुत बड़ा है और बहुत तरीके के लोग हैं, ठीक है। तो आज भी ये एक बहुत ही मजबूरन सच्चाई है कि भाई ऐसा सच है, लेकिन ये है कि आज भी औरतें जो है उन्हें उतना खाना या उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा कुपोषण होता है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट गिवन इनफ फूड। एंड स्पेशली मदर्स हु आर नर्चरिंग और प्रेग्नेंट और चिल्ड्रन। अभी बीच में अब तो गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज आ गई है, जब वो दे प्रोवाइड एवरीथिंग टू प्रेग्नेंट वुमेन, बट पहले इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। लोग नहीं समझते थे द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन स्पेशली एट चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो सच्चाई भले कितनी भी कड़वी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी कई एरियाज में फीमेल्स आर मोर प्रोन टू मालनरिशन, है ना, उन्हें ज़्यादा कुपोषण होता है, बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ठीक है। उसके अलावा वन मोर इशू विद दैट इज़ कि इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हु आर बिलो द और आर माल नरिश्ड, ठीक है, इज 11 करोड़। ये 11 करोड़ बच्चे और माताएं आज भी कुपोषित हैं, ठीक है। फूड इनसिक्योर पीपल आर डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन। मीन्स क्या, कि अब ये प्रॉब्लम ना ऐसी नहीं है कि अगर पूरे देश में होती तो आप, अगर पूरे देश में सेम प्रॉब्लम होती हर जगह पे, तो आप एक पॉलिसी बना के और उसको ठीक कर सकते थे। लेकिन जब डिस्प्रपोर्शनेट होती है ना, तो एक पॉलिसी एक जगह काम करती है, एक जगह नहीं करती है, ठीक है। और वो पॉलिसी का एक जगह यूज होता है, एक जगह मिस यूज होता है। तो वन ऑफ द रीजन वाई गरीबी मिटाना इंडिया में इतना डिफिकल्ट है इज बिकॉज इंडिया में गरीबी डिस्प्रपोर्शनेटली, मीन्स कुछ राज्यों में बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, कुछ राज्यों में बहुत कम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। ये जो एरियाज है, इनमें सबसे ज़्यादा, कंबाइन ऑल ऑफ देम, सबसे ज़्यादा वो लोग रहते हैं जो फूड इनसिक्योर है, ठीक है, जिनके पास खाने के लिए बराबर पैसे या अनाज नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हंगर, भूख, ठीक है। ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हंगर, राइट, हमें पता है, इट्स आवर बॉडीज वे ऑफ सेइंग ठीक है, इट्स आवर बॉडीज वे ऑफ सेइंग कि हमें खाने की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। दैट्स व्हाट इज हंगर। हंगर इज वन ऑफ द मेन इंडिकेटर्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। कि अगर किसी माँ को अपने बच्चे का पेट भर जाए, इसके लिए कम खाना पड़े और भूखा सोना पड़े, दैट इज फूड इनसिक्योरिटी, ओके। अगर कोई इंसान, कोई बाप अगर पहले वेट कर रहा है कि बच्चे और बीवी खा ले, उसके बाद खाऊंगा, बचा तो,
और अगर नहीं बचा तो भूखा सो रहा है, दैट्स फूड इनसिक्योरिटी. सो हंगर इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ फूड इनसिक्योरिटी. ठीक है, इट ब्रिंग्स पॉवर्टी, इट हैज मेनी डायमेंशन. मीन्स वॉट, देखो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस ना. इफ यू आर हंग्री then you will become weak. If you are weak, then you are more probable to not work. ठीक है, अगर आप कमज़ोर हो तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे तो you will not have money. If you don't have money, you will not be able to buy food and hence you will be hungry. So it's a cyclic. जितना हंगर इस तरीके से बढ़ता जाता है, जितना इंसान भूखा रहेगा उतना उसके पास जो है कमज़ोर होता जाएगा और उससे और भूखा होते जाएगा लंबे समय में, राइट. तो प्रॉब्लम विथ हंगर इज दैट अगर इंसान भूखा है तो वो बोलते हैं ना और दरिद्रता आती है बेसिकली. क्रॉनिक हंगर का क्या मतलब होता है, देखो क्रॉनिक हंगर मीन्स कि ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, हर दूसरे तीसरे दिन एक इंसान खाली पेट सो रहा है. ठीक है, कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसे खाना नहीं मिल रहा है या सही तरीके से पोषण नहीं मिल रहा है. तो दैट्स कॉल्ड क्रॉनिक हंगर. कंसिक्वेंसेज ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी मतलब खाना कितना है और कितना पोषण है उसमें, वो दोनों में ही कम फॉर अ लॉन्ग पीरियड, उसे हम क्रॉनिक बोलते हैं. और देन देर इज सीजनल पॉवर्टी. ठीक है, मतलब सीजनल हंगर कि कुछ समय तो आपका पेट भरा रहता है पर कुछ नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या रीज़न हो सकते हैं हंगर के, लो इनकम, पैसे नहीं है ज़्यादा. जैसे आपके मान लो कोई काम करता है लेकिन उसके 2-3 बच्चे हो गए, अब वो जो काम कर रहा है उससे जितना पैसा आ रहा है उसका घर नहीं चल रहा है, ही नॉट हैविंग इनफ मनी टू बाय फूड फॉर एवरीवन दैट इज़ प्रेजेंट. क्योंकि खाने के अलावा देखो और भी खर्चे होते हैं इंसान के. ठीक है, तो वन इज़ लो इनकम, इनएबिलिटी टू बाय एंड फीड. ठीक है, सीजनल हंगर. तो एक हमने देखी क्रॉनिक हंगर मतलब क्या कि बहुत लंबे समय तक आपको खाना नहीं मिला है, या तो क्वांटिटी कम है या फिर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है. मौसमी भूख इज बेसिकली व्हेन जब आपके पास कुछ जैसे आपके पास छोटा सा लैंड है. ठीक है, जो स्मॉल लैंड ओनर्स है उनके पास क्या होता है, जब उनकी खेती हो रही है जिस महीनों में, उन महीनों में तो सब ठीक है, लेकिन जिस महीनों में खेती नहीं हो रही है, जिस साल मान लो उनकी खेती अच्छी नहीं हुई, फिर उस साल वो भूखे हैं. ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जब तक काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, जब तक लेबर का काम चल रहा है उन्हें पैसे मिल रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं. जब काम खत्म हो गया तो फिर वो भूखे हैं. तो कुछ समय भूखे हैं, कुछ समय मिल रहा है खाने को. तो इससे क्या होता है कि लेस वर्क रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, अर्बन में ये कहीं बार होता है. तो दिस इज ऑल द टाइप्स ऑफ हंगर दैट एग्जिस्ट, है ना. परसेंटेज हाउस होल्ड विथ हंगर इन इंडिया. अब ये कुछ डाटा दिया हुआ है कि इंडिया में कैसी भूख है, कितनी भूख है. ठीक है, तो एक सीजनल हमने देखा, मौसमी कभी होती है कभी नहीं होती है, और क्रॉनिक मतलब हमेशा होती है, और टोटल. ठीक है, तो आप देखोगे रूरल में 1983 में सीजनल और क्रॉनिक मिला के 18.5 था, वहीं 2000 तक 3.3 हो गया. तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है इंडिया की हंगर फूड सिक्योरिटी में. सेम अर्बन में 1983 में 6.4 था और अब 2000 में वो आके 0.9 हो गया. तो यहाँ पे भी देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज. ओके, सो इन दोनों को मिला के कि कुछ सीजनल और कुछ क्रॉनिक. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज द एम टू, मतलब क्या कर सकते हैं हम भूख को कम करने के लिए. हाउ कैन वी टैकल हंगर. ठीक है, इंडिया हैज बीन एमिंग टू बी सेल्फ सफिशिएंट. सेल्फ सफिशिएंट मीन्स व्हाट, आत्मनिर्भर. मीन्स जितना आत्मनिर्भर का क्या मतलब है, देखो किसी भी देश में हर प्रकार के देश होते हैं, राइट. किसी में बहुत कम लैंड होता है, किसी में बहुत ज़्यादा लैंड होता है, किसी में बहुत ज़्यादा रेगिस्तान होता है, किसी में आइलैंड होते हैं. तो हर तरीके का देश होता है और डिपेंडिंग ऑन वो किस टाइप का देश है वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों की कमी या ज़्यादा होती है. ठीक है, तो लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट का ये मतलब है कि यूजुअली ऑन अ ग्लोबल लेवल कंट्रीज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती रहती है खाने का. ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि जापान जैसी कंट्री के पास इतना लैंड नहीं है कि वो बहुत सारा राइस उगा सके, राइट. तो उसको कहीं से इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा. या फिर सब्जियां वगैरह रेगिस्तान में आपको नहीं मिलेगी तो उसको कहीं से लाना ही पड़ेगा. सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स कि जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, उनका पेट भरने के लिए जितना अनाज चाहिए
वो हमारे घर में ही उग जाए। दैट्स सेल्फ सफिशिएंसी, कि इंडिया का जो अपना खुद का प्रोडक्शन है वो इतना हो जाए कि इंडिया की पॉपुलेशन का पेट भर जाए, हमें बाहर से अनाज न मंगवाना पड़े। ठीक है, नाउ इंडिया हैज़ बीन एमिंग फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फ्रूट ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा था, ये हमने अगेन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कि जैसे कि हाई यील्ड सीड्स हो गए, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, कई सारी चीज़ें, इवन ड्रिप इरीगेशन, कैनल मेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूब वेल्स, ये सब चीज़ों का, मशीनरी का इन्वॉल्व करके हमने जो है अपनी यील्ड को डबल कर दिया था। तो दैट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, और उसके कारण एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो पाया। दो इट रिजल्ट इज इन इंक्रीज इन ग्रोथ, बट इट वॉज डिसप्रपोर्शनेट। मीन्स क्या, ऑल्दो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण इंडिया में बहुत फर्क आया है इन द अमाउंट ऑफ फूड वी हैव फॉर द पॉपुलेशन, बट इट्स बीन डिसप्रपोर्शनेट। मीन्स कहीं जगह पे आया है, कहीं जगह पे नहीं आया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ है वीट का, ठीक है, इतना बड़ा है ना। और वेस्ट बंगाल और यूपी में क्या बोलते हैं, ये राइस भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। लेकिन इंडिया हैज़ बीन एबल टू अवॉइड फेमाइन सिंस ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हम फेमाइन, तो मतलब ऐसा है कि ग्रोथ हुई है ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण, लेकिन कुछ एरिया में ही हुई है। जैसे सिर्फ वेस्ट बंगाल और यूपी और मध्य प्रदेश और पंजाब और हरियाणा ऐसी जगहों पे हुई है, ज़्यादा ऑल ओवर द कंट्री नहीं हो पाया, ठीक है। उसके अलावा इसका ये मतलब है कि इसके कारण हम देश में, बिकॉज हम एक साथ हैं, सारे स्टेट जुड़े हुए हैं, तो कहीं पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे फेमाइन आया है, कुछ डिजास्टर हुआ है, तो वी आर एबल टू कवर इट। मतलब कि ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि भुखमरी में लोग मर रहे हैं बहुत सारे, हम फेमाइन को अवॉइड कर पाए हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भी। लेकिन इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स, लास्ट 30 सालों में, which is 1990s के बाद से we have become quite self-sufficient in terms of the food we have because of variety of crops grown all over the country, है ना। कैसे हुआ? One of the reason how India became self-sufficient is not only that green revolution के कारण हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, also because कई सारे variety of crops पैदा हमने कर दी, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ओके, उसके कारण भी there has been a insufficient, we have become self-sufficient. Carefully designed food security system. इंडिया ने अपने फूड सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। उसके तहत उन्होंने दो मेन चीज़ें करी है, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम समझते हैं ये दोनों क्या होते हैं, एक एक इंडिविजुअली भी लेंगे। व्हाट इज बफर स्टॉक? बेसिकली बफर स्टॉक इज फूड ग्रेन्स लाइक वीट एंड राइस, जो मेन खाना, जो मेन कंजम्पशन होता है, जैसे कि इंडिया में चावल और गेहूँ है, उसको गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। बेसिकली गवर्नमेंट की एक बॉडी है FCI, जो क्या करती है, फूड ग्रेन्स, राइस और वीट, उनको खरीद लेती है फार्मर से डायरेक्टली और रख लेती है उस समय के लिए जब उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड अ बफर स्टॉक, ओके। इफ FCI परचेजेस वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर स्टेट्स वेयर दे आर सरप्लस, तो जिस भी स्टेट में अगर प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हुआ है तो गवर्नमेंट उसको खरीद लेती है, ठीक है। फार्मर्स आर पेड प्री अनाउंस प्राइस, पहले से ही बता देती है, खेती होने के पहले ही बता देती है कि अगर आपके पास सरप्लस है तो आप इंडियन गवर्नमेंट को सेल कर सकते हो इन प्राइसेस पे, एंड देन द प्राइस इज कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट जो है इसको ये एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। मीन्स क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, वो लोगों को हर सीजन में बोई के पहले वो अनाउंस करती है कि भाई इस साल हम गेहूं इतने प्राइस पे खरीदेंगे, अगर आप बेचना चाहते हो तो, चावल अगर बेचना चाहते हो तो इस पे खरीदेंगे, दाल अगर आप बेचना चाहते हो तो इस प्राइस पे हम खरीदेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज, फार्मर क्यों करते हैं ये? ताकि फार्मर्स को लॉस ना हो। देखो क्या होता है ना, अभी हमने डिमांड और सप्लाई पढ़ा था, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ कम है तो उसके ज़्यादा पैसे देंगे, अगर ज़्यादा है तो कम पैसे मिलेंगे। तो क्या होता है ना, मान लो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण एक फार्मर है, उसने बढ़िया यूज़ करे हाई यील्ड सीड्स, खूब पानी दिया, बढ़िया हुई, और उसके पास अनएक्सपेक्टेड से ज़्यादा उसके पास अनाज उग गया, ठीक है।
तो अब क्या होगा, क्योंकि अनाज ज़्यादा है, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है, तो प्राइस गिर जाएंगे। तो अब क्या होगा, प्राइस गिर जाएंगे तो फिर फार्मर ने जितना पैसा लगाया है खेती करने में, उसको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना। तो गवर्नमेंट MSP इज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन दैट मेक्स श्योर कि फार्मर्स को लॉस ना हो अगर उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जब मार्केट प्राइस गिर जाता है, ठीक है, तो वो जितनी भी क्वांटिटी है वो खरीद लेते हैं MSP पे, जो उन्होंने बोने के पहले डिसाइड किया था, ठीक है, कि ये इस प्राइस पे हम खरीद लेंगे। तो फार्मर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि अगर उनके पास गलती से बहुत उनकी अगर बिक्री नहीं होती है, या सब लोगों की बहुत अच्छी हो गई उस दिन उस साल फसल, और एकदम से प्राइस गिर गए मार्केट में, तो गवर्नमेंट उस मिनिमम प्राइस पे खरीद लेगी। तो एक एश्योरेंस मिलता है फार्मर्स को कि भाई मेरी मेहनत खराब नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सडनली चावल का प्राइस 50 रुपये से गिर के 20 रुपये हो गया तो मेरी तो पूरी मेहनत ही खराब हो गई। गवर्नमेंट 30 रुपये पे उसको खरीद लेगी, वो पहले से ही बोल के रखती है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, द क्रॉप इज देन स्टोर्ड इन गवर्नमेंट एंड सोल्ड टू पीपल, पुअर पीपल एट डिस्काउंटेड रेट्स। उसको बोलते हैं इशू प्राइस। सो व्हाट हैपेंस इज, अब एक तीर से दो निशाने, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पहले से ही बोल रही है कि भाई इतना प्राइस होगा, इस पे हम लेंगे। अगर 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 ऐसा होता है कि सब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हम इस प्राइस पे खरीद लेंगे। फिर गवर्नमेंट उसको खरीद लेती है और फिर रख लेती है अपने पास, और फिर उनको डिस्काउंटेड रेट्स पे, कम पैसे पे गरीब लोगों को देती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इट इज़ डिक्लेयर्ड बिफोर द सोइंग पीरियड एंड इट विल इंसेंटिवाइज फार्मर्स टू बूस्ट प्रोडक्शन। देखो, अगर आपको पता है कि आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी छोटी छोटी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो लोग बहुत पैसा देंगे क्योंकि कम है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं उसको बहुत सारा प्रोड्यूस करो, तो आप बोलोगे अरे मैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा तो उसका प्राइस गिर जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ डजेंट मैटर, मैं आपको ये फिक्स प्राइस तो दूंगा ही दूंगा, तो आप विल बी इंसेंटिवाइज टू डू इट मोर ना। वरना तो ऐसे तो फार्मर्स के हित में ही नहीं है कि वो ज़्यादा फार्मिंग करे, लेकिन हमें चाहिए फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी मीन्स हमें ज़्यादा अनाज चाहिए। तो ये इंसेंटिवाइज करता है फार्मर्स को कि भाई आप उगाओ, अच्छे से करो, डबल ट्रिपल प्रोडक्शन करो, जितना कर सकते हो उतना करो, हम आपसे खरीद लेंगे। इससे एक फ़ायदा होता है कि भाई फार्मर्स इंसेंटिवाइज होते हैं और उनको लॉस नहीं होता है। दूसरा, गवर्नमेंट इनको खरीद के और डिस्काउंटेड रेट पे गरीबों को देता है जिनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, ठीक है। उस सिस्टम को, जिस सिस्टम से ये करता है, उसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। PDS, राशन कार्ड बनते हैं, आपने सुना होगा, राशन कार्ड होते थे पहले टाइम में कि आप राशन कार्ड के ऊपर फिक्स अमाउंट ऑफ अनाज मिलता है मिनिमम अमाउंट पे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज जो FCI ने अनाज फार्मर्स से खरीदा, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है राशन शॉप के थ्रू से। तो राशन शॉप नॉट ओनली सेल्स, राशन शॉप नॉट ओनली सेल्स grains at lower prices to poor people but also stores it, ताकि अगर ऐसा समय आता है जब बहुत ज़्यादा कैलेमिटी कोई आ जाती है, अर्थक्वेक, बाढ़, तो उस टाइम पे वो दे सकें, मतलब प्रोवाइड कर सकें। तो वो स्टोर भी करते हैं और कम प्राइस पे गरीब लोगों को भी बांटते हैं, ठीक है। इंडिया में कुछ 5.5 लाख राशन शॉप्स है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप एंड दे आर ऑल्सो द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, राशन जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके तहत जो राशन शॉप होती है उसका डुअल काम होता है। नॉट ओनली वहाँ पे गरीब लोग आके कम दाम में गवर्नमेंट से अनाज खरीद पाते हैं, बट बल्कि इट ऑल्सो वर्क्स एज अ स्टोर, ताकि अगर बुरे समय में ज़रूरत पड़ी तो उस अनाज को गरीबों में बांटा जा सकता है। अगर जैसे कुछ कैलेमिटी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या किसी कारण से फूड का सप्लाई एकदम खत्म हो जाए तो। Okay, so the items that are sold at lower price than markets. So आप याद है शुरू में एक बंदे ने सवाल पूछा था कि भाई 800 रुपये तो बहुत कम है, ठीक है, 1000 रुपये तो बहुत कम है फॉर मिनिमम वेज एक महीने के। बट आप यू आर ऑल्सो फॉरगेटिंग दैट द पीपल आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद ग्रेन ऑन मच लोअर प्राइस देन मार्केट। अगर मार्केट पे वो चावल 50 रुपये किलो हैं तो वो वहाँ पे आपको कुछ 20 रुपये किलो मिलेंगे, ठीक है। इट्स अ वियर्ड, मतलब आई डोंट नो व्हाट द रियल प्राइस डिफरेंस इज, बट आई एम अज्यूमिंग दैट्स व्हाट इट इज़। तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट ना मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस में इसको बेचती है उन लोगों को, इसीलिए भी इट्स पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव ऑन सच लो अमाउंट फॉर अ मंथ। एनी फैमिली विद अ राशन कार्ड, कोई भी परिवार जिसके पास राशन कार्ड है, उसको एक उसके परिवार में लोगों, तो आपको राशन कार्ड पे नाम लिखवाना पड़ता है कि भाई मैं हूँ, मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे 6 बच्चे,
मम्मी पापा, भाई के बच्चे, ऐसे ऐसे पूरा परिवार का राशन कार्ड बनता है। और उसके हिसाब से आपको 35 kg ग्रेन, 5 लीटर केरोसिन और 5 kg शुगर एक्सेट्रा मिलता है। मतलब आपके राशन कार्ड में जितने लोग हैं आपके परिवार में, उस हिसाब से मिनिमम इतना आपको राशन गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने मिलता है। ठीक है, और लेकिन हर कोई अपना राशन कार्ड वो अपने नियर बाय राशन शॉप से ही ले सकता है, एक राशन कार्ड का इंसान दूसरी जगह से नहीं ले सकता। ठीक है, ऐसा, बट अभी काफ़ी चेंज आ गया है। दिस आइडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बैक ड्यूरिंग, जब बंगाल फेमाइन आया था तब ये आइडिया 1940 में इंट्रोड्यूस हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम गरीबों को कम पैसों में दे सकें। रिवाइज अगेन इन 1960s फूड क्राइसिस, 1960s में अगेन एक फूड क्राइसिस हुआ था इंडिया में, जब इसको रिवाइज किया गया था। नए देखो पीडीएस और बफर सिस्टम जो ना, कितना अनाज गवर्नमेंट को रखना चाहिए, किस पैसे पे उसको खरीदना चाहिए, एमएसपी क्या होना चाहिए, किस पैसे पे उनको, किस अमाउंट पे उनको बेचना चाहिए, इशू प्राइस, ये सब जो डिसीजन है ना, ये गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के लेती है डिपेंडिंग ऑन क्या हालत है इस वक्त कंट्री की। सो 1960 में इसको रिवाइज किया गया था क्योंकि वहाँ पे फूड क्राइसिस हुए थे। सवाल, 1960s में बिहार और उत्तर प्रदेश में फेमाइन आया था। ठीक है, उसके कारण वी हैड अ फूड क्राइसिस। ठीक है, उस वक्त यूएस से हमने अनाज मांगा था। ठीक है, आई थिंक लिंडन जॉनसन उस टाइम प्रेसिडेंट थे, and they refused to give India food in मतलब they refused to give India food supply even though we were going through a famine which affected mostly Bihar and Uttar Pradesh. Can you tell me why? What happened? ऐसा क्या हो रहा था इंडिया में उस वक्त कि यूएस ने मना कर दिया कि हम तुम्हें अनाज नहीं देंगे, मरो भूखे। ठीक है, so that's the question, please answer that question. Moving on, in mid-70s, 3 important food intervention programs were introduced. तो 1960 में जब ये हुआ, जब यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम नहीं दे रहे जाओ, तो ऐसे ना भड़क गए इंडिया में लोग कि हम देख लेंगे, तुम रुको, हम देख लेंगे। तो देन आफ्टर 1960s इश्यूज, 1970s में ना गवर्नमेंट ने 3 मेन सिस्टम निकाले कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन के रहेंगे। ठीक है, उसमें से पहला तो था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमने ऑलरेडी बात करी है कि भाई गवर्नमेंट जो है एफसीआई से एमएसपी प्राइस पे फार्मर्स से सरप्लस ले लेती है, उसको स्टोर करती है, राशन की दुकान पे स्टोर करती है, वहाँ से गरीबों को कम प्राइस में बेचती है। ठीक है, और वही उसके अलावा कुछ स्टोर भी करके रखती है ताकि अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आए तो उसमें वो लोग भूखे ना मरे, उसके लिए भी और बचा के रखती है। ठीक है, और जैसे बहुत सारे चीज़ें होती है राइट, कि अगर आपको पता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना कि भाई कुछ चीज़ें तो हमें नहीं पता, जैसे अब वॉर हो गई यूक्रेन रशिया, वो तो हमें नहीं पता था कि कब हुई, कैसे स्टार्ट होगी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता भी होती है कि भाई इस साल हो सकता है मॉनसून ठीक से आए या ना आए। गवर्नमेंट ना थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेती है अपने हिसाब से कि कितना अनाज सेफली हमें रखना चाहिए ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो हम देख लें। ठीक है, तो उसके बाद एक तो सबसे पहला था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS। आपने यूएस में सुना होगा, एक चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज होती है। ठीक है, वैसा ही कुछ है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम होती है उनको बचाना अब्यूज़ से, लेकिन हमारे यहाँ की जो ICDS है उसका काम होता है ये देखना कि जो बच्चे हैं उनको कुपोषित ना हो। ठीक है, उन्हें इनफ खाना और पोषण मिले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है IDCS की। और दूसरी है वर्क फॉर फूड फॉर वर्क, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। बेसिकली उसमें गवर्नमेंट आपको बोलती है कि अगर आपके पास खाने का पैसा नहीं है तो आप आओ हमारे लिए काम करो, उसके बदले में हम आपको खाना देंगे। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1977-78। ठीक है, और ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 1975 में एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट की थी, और पीडीएस तो बहुत पहले से है, और उसको रिवाइज किया गया था 2-3 बार बीच में। ठीक है, सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में। उसमें क्या बोला था कि द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन। बेसिकली वो क्या बोल रहा है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, कि लोगों को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो मिले अफोर्डेबल प्राइसेस पे, एंड दे आर एबल टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। ठीक है, ये याद है मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम डिग्निटी की बात ज़्यादा नहीं करते हैं यहाँ पे, बिकॉज पहले
2003 से पहले इट वॉज नॉट इन डिस्कशन, बट आज के टाइम में वी आर नॉट ओनली जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपके पास इनफ खाना है और क्या आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट क्या आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी पा रहे हैं, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 2013 का जो ये एक्ट है, इसमें ये बोला गया था कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबल प्राइसेस पे होनी चाहिए, और पीपल शुड बी एबल टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, सम्मान के साथ जीवन जी सके। अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एलिजिबल फॉर फूड सिक्योरिटी। बेसिकली उनका कहना है कि इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो रूरल इंडिया में 75% लोग और अर्बन इंडिया में 50% लोग अभी भी ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी की उनको, मतलब वो उनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है, विच इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन, अफोर्डेबल प्राइसेस, लाइफ ऑफ डिग्निटी। ठीक है, ये फूड सिक्योरिटी अभी भी उनके पास नहीं है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। मतलब आप बोल रहे हो आपकी आधी से ज़्यादा जनता देश की अभी भी फूड सिक्योर नहीं है, कि उसको पता है कि उसको अच्छा खाना हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो अब राइट नाउ क्या हो रहा है, जो ये पीडीएस सिस्टम है हमारा, वो अभी कैसे चल रहा है। ओवर द लास्ट ईयर द पॉलिसी हैज़ बिकम मोर एफिशिएंट। ठीक है, पिछले कुछ सालों में पीडीएस की जो ये पॉलिसी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की, ये बहुत बढ़िया तरीके से एफिशिएंट हो गई है। जहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच रहा है खाना। 1992 में पीडीएस को रिवैम्प किया गया था, और बेसिकली क्या था, पहले पीडीएस में ये होता था कि अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आपको कार्ड बनेगा, आप जाके राशन से ले लो। लेकिन 1992 में उन्होंने ना जो पीडीएस को चेंज करके कर दिया ये टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, विच मीन्स कि मोर इफिशिएंट इन द सेंस कि एग्जैक्टली उन कम्युनिटी में जाके वहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिटी के लोगों को टारगेट करना जो ज़्यादा प्रोबेबल है गरीबी में भूखमरी से। ठीक है, तो दिस बेसिकली और शार्प हो गया कि पहले उन्होंने एकदम फ्री रखा था कि भाई जिसको भी चाहिए, जिसको भी लगता है कि वो नहीं ले पा रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो अपना राशन कार्ड बनाए और जाके ले ले। लेकिन बाद में उन्होंने उसको और टारगेट किया कि भाई वो कौन है एकदम पॉपुलेशन का सबसे नीचे वाला हिस्सा जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दो निकाली, अंत्योदय अनाज योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। बेसिकली क्या है, अंत्योदय में क्या होता है, people of certain community are given food, okay, that who are more probable, whereas अन्नपूर्णा में उन लोगों को खाना दिया जाता है जो कि बेसिकली 65 से ऊपर हैं, डेस्टिट्यूट हैं, जिनका कोई परिवार नहीं है, विकलांग हैं, सो ऑन, जो ज़्यादा। तो बेसिकली दीज टू स्कीम्स वर टारगेटिंग वेरी स्पेसिफिक कम्युनिटीज़, बहुत ही स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करती है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, ताकि उनके यहाँ स्टारवेशन ना हो, माल न्यूट्रिशन ना हो। ठीक है, टारगेटिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, एंड इन indignant senior citizen means what, destitutes, बेसिकली वो लोग जो कि 65 से ऊपर हो चुके हैं, 70 बूढ़े हो चुके हैं और काम नहीं कर सकते। ठीक है, एंड दे डोंट हैव अ फैमिली हु कैन टेक केयर ऑफ देम। तो उन लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए ये दो स्कीम्स थी। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, ये जो पीडीएस या पीडीएस सिस्टम है या टीपीडीएस सिस्टम है, ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पॉलिसीज़ है इंडिया की। ठीक है, सबसे कुशल नीति में से रही है। इसके कारण प्राइजेस स्टेबलाइज हो गए हैं, कीमतों में स्थिरता आई है। ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों, मतलब अवेलेबल भी है फूड और लोग खरीद भी पा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री। ओके, अवर्टिंग वाइड स्प्रेड हंगर मीन्स ऐसे बहुत ज़्यादा भूख और भुखमरी नहीं हुई है सिंस दिस। और हम मतलब 1960s के इवन बंगाल फेमिन के बाद भी वी हैवंट फेस दैट लेवल ऑफ भुखमरी अकाल अभी तक। ठीक है, तो और फ्यूचर में भी जो भुखमरी अकाल आने वाले हैं उसके लिए हम काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं अब। ठीक है, रिविजन ऑफ प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, हर साल जो हमने प्राइस बात करी ना, एमएसपी हो गया या इशू प्राइस हो गया, या जिस प्राइस पे वो राशन देते हैं गरीब लोगों को, वो प्राइस ना हर साल वो अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। अगर कोई साल बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है तो प्राइसेस को ठीक रखते हैं, अगर पॉवर्टी कम रही, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है तो प्राइसेस को नॉर्मल रखते हैं। अगर लग रहा है कि किसी कारण से एकदम से बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है और कोई भी नेचुरल या पॉलिटिकल इशू हो गया जिसके कारण सडनली लोगों की नौकरी चली गई है या सडनली लोगों के पास काम नहीं है, तो
उस केसेस में वो उसको नीचे कर देते हैं। तो हर साल बैठ के अच्छे से वो उसको रिवाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू हाउ इट्स नीडेड। ठीक है, मीन्स व्हाट, देखो कोई भी चीज़ अगर फिक्स्ड होती है, अगर फिक्स्ड है कि भाई इतने लोगों को इतना खाना मिलेगा, तो क्या होता है इसमें कुछ लोगों को रह जाते हैं और कुछ लोग जिनको नहीं ज़रूरत है उन्हें भी मिल जाता है। लेकिन जब आप हर साल ज़रूरत के हिसाब से प्राइजेस को बदलते हैं ना, तो आप टारगेट कर सकते हो, बचावत कर सकते हो, जो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है ये सब करने में, राइट? और पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स से। तो जब आप टारगेटेड काम करते हो स्कीम्स में या फिर प्राइस फिक्सिंग में, तो आप पैसा बचा लेते हो कि कम पैसे में ज़्यादा लोगों की आप मदद कर पा रहे हो। सो दैट्स वाई रिविजन ऑफ प्राइसेस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अब इसके क्रिटिसिज्म भी है कि भाई ऐसा सब कुछ हक की रोटी नहीं चल रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि इतना कुछ करने के बाद भी हमारे देश में भूख की अभी भी प्रॉब्लम है। आज भी कई लोग खाली पेट सोते हैं। रॉटिंग ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, जो अनाज गवर्नमेंट फार्मर्स से लेके अपने पास जमा कर रही है वो सड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इट्स अ प्रॉब्लम ना, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती, कभी नहीं ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कभी ओवर हो जाता है स्टॉक, कभी बिल्कुल नहीं होता है, पड़े पड़े ख़राब हो जाता है क्योंकि हम उसको बचा के रखते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम आए, शायद कोई प्रॉब्लम आए, तो उसका ध्यान नहीं रखा जाता तो ग्रेन्स ख़राब हो जाता है। या फॉर एग्जांपल जहाँ बेबी गवर्नमेंट उस अनाज को रख रही है वहाँ पे अगर बाढ़ आ गई तो उससे ख़राब हो सकता है, किसी और कारण से ध्यान नहीं दिया तो ख़राब हो सकता है। ओवरफुल स्टॉक्स टर्निंग फ्यूटाइल, बेसिकली बहुत ज़्यादा अब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई एमएसपी इस साल का ये, आपके पास अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है तो हम ले लेंगे एमएसपी पे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो डंका पीट दिया, ठीक है, अब लोग आगे खड़े हो गए कि हाँ भाई खरीदो अब एमएसपी पे, तो जितना आपने बोला है उतना आपको लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, राइट? अब वो लेके आपने जितना वो बेचते गए इतना आप लेते गए और रखते गए कि अरे काम आएगा काम आएगा काम आएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो अगर आपको पता है, बोलते हैं ना होर्डिंग एक तरीके से, कि जब बहुत बुरे दिन देखे हैं ना तो लोग बचा बचा के रखते हैं, फिर ख़राब हो जाती है वो चीज़ें। वो कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो रही है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट उनसे लेके रखती जा रही है और बेसिकली पैसा बर्बाद हो रहा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट पे कर रही है उनको और फिर उनको आके वो अपने थान में रख रही है, वहाँ पे वो ख़राब हो जा रहे हैं, यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है, एंड देन इट्स बेसिकली वेस्टिंग। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। अब एक ये सिचुएशन है, एग्जाम्पल दिया है कि 2014 में एफसीसी का जो एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका स्टॉक था 6.53 मिलियन का, ठीक है, इट वाज मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड। तो एक मिनिमम अमाउंट होता है जो चाहिए होता है हर साल एफसीआई को रखना पड़ता है अपने पास, सो जस्ट इन केस अगर कुछ ख़राब होता है तो ये जो अमाउंट था ये उस मिनिमम से बहुत ऊपर था। दूसरा, और बफर से ज़्यादा ही रहा, जो बफर स्टॉक जितना हमें चाहिए होता है उससे हमेशा मतलब बिकॉज उन्होंने बहुत सारा खरीद लिया तो उनके पास बफर स्टॉक में भी ज़्यादा था। डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉट अप बैलेंस, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया, थोड़ा बैलेंस आया। हायर लेवल ऑफ बफर अनडिजायरेबल एंड वेस्टफुल, ठीक है, जब बफर बहुत ज़्यादा होता है ना, बफर स्टॉक हमने शुरू में पढ़ा था क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ स्टॉक को एमएसपी पे खरीद के रख लेती है बुरे समय के लिए, उसका जो थोड़ा बहुत तो बेच दिया उसने पीडीएस में, बट बाकी जो उन्होंने संभाल के रखा था कि कभी अगर ड्रॉट आता है, फेमाइन आता है तो काम करेंगे, तो जब बफर लेवल से ज़्यादा आपके पास अनाज हो तो वो अनडिजायरेबल हो जाता है और वेस्टफुल हो जाता है क्योंकि ख़राब हो जाता है रखे रखे। हाई कैरिंग कॉस्ट, किसी भी अनाज को गोडाउन में संभाल के रखने में बहुत पैसा जाता है, ठीक है, तो अगर आप मिनिमम लेवल से ज़्यादा रख रहे हो तो आपको उतनी ज़्यादा उसकी कैरिंग कॉस्ट भी रखनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी कि उसको संभाल के रखा जाए। तो दैट एंड वेस्टफुल एंड डिटेरिएशन ऑफ फूड ग्रेन्स, पड़े पड़े सड़ गए। तो एक तरीके से वन थिंग दैट वी हैव सीन इन द करंट सिस्टम इज कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये 2014 का एक एग्जाम्पल है और इससे पहले और उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा ग्रेन गवर्नमेंट ने खरीद के रख ली एफसीआई ने और उसके कारण वो सड़ गई, ख़राब हो गई, बांट नहीं पाए। इवन भ्रष्टाचार करप्शन भी बहुत हुआ, ठीक है। प्रेशर ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जो अब बिकॉज ऑफ दिस एमएसपी के कारण जो फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उनके ऊपर प्रेशर बनने लग गया कि उन्हें और ज़्यादा बनाना है, राइट। फार्मर्स शिफ्ट अटेंशन फ्रॉम कोर्स ग्रेन टू वीट एंड राइस। अब गवर्नमेंट जो है वीट, राइस और यही सब लेती है, बेसिक चीज़ें रहती है बिल्कुल, जो एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है ना कि भाई चावल, गेहूँ, दाल, ख़त्म, तेल, शक्कर, नमक, बस बहुत मिनिमम चीज़ें गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि
क्योंकि गवर्नमेंट एमएसपी पे लेने के लिए तैयार थी, तो लोगों ने ना बोला कि हम और दूसरी चीज़ें उगाएं क्यों। और दूसरे कोर्स ग्रेन्स क्या होते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, उन लोगों ने वो उगाना ही छोड़ दिया। अटेंशन अपना पूरा राइस और वीट को दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट खरीद रही थी एमएसपी प्राइसेस पे, ठीक है। लेस फूड फॉर द पुअर, इसके कारण गरीबों के लिए खाना और कम हो गया। अफेक्टेड वाटर लेवल्स, जब जो खाना सड़ गया वहाँ वो नहीं मिल पाया ना लोगों को, और इस खाने को बनाने में पानी भी तो कितना इस्तेमाल हुआ होगा, वो पानी वेस्ट हुआ, ठीक है, पानी का लेवल गिरता गया। थ्रेट्स सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस थिंग्स वी नीड विदाउट हार्मिंग द नेचर, नेचर को बिना खराब करे हम अपने को जो चाहिए वो ले लें। पर जब यहाँ आप देख रहे हो कि जब ग्रेन पड़े पड़े वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसमें जो मेहनत है वो भी खराब हो रही है ना, गवर्नमेंट का पैसा भी खराब हो रहा है, जो फार्मर्स ने काम किया था उनका पैसा भी खराब हो रहा है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट रख रही है उसके लिए चार्जेस लगा रही है वो भी खराब हो रहा है, उसको उगाने में जो मेहनत करी थी, पैसे लगाए थे वो खराब हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, ठीक है। प्लस प्रेशर अलग बढ़ता जा रहा है स्टेट्स के ऊपर, जो, और हमने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ ही स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करी, बाकी स्टेट्स नहीं कर रही थी। तो जो स्टेट्स परफॉर्म अच्छा कर रही थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में, उनके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस, वे और उगाओ और उगाओ। और दूसरी बात ना, किसानों का ध्यान जब दूसरे उससे हट गया तो क्या होता है ना, कंपैरेटिवली गेहूं और उससे बाजरा ज्वार जो होता है वो कई सारी कम्युनिटीज़ में ज़्यादा चलता है, या फिर इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक इटसेल्फ, दीज ग्रेन्स इन इटसेल्फ आर फूड सिक्योरिटी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर चावल और गेहूं नहीं होता है तो ये वाले ग्रेन्स काम आते हैं, ठीक है, लोगों को। और कुछ कल्चर्स में तो इन्हें ही खाया जाता है, पर कुछ कल्चर्स में इन्हें एज अ सेकेंडरी रिसोर्स देखा जाता है कि भाई अगर चावल नहीं है तो हम ये खा लेंगे क्योंकि उनका प्राइस कम होता है, सो ऑन। तो दिस इज नॉट गुड बिकॉज इट ऑन व्हेन the farmers are not focusing on other coarse grains and just focusing on wheat and rice, they are reducing the food security in terms. अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की बात करते हैं। राइस कंजम्पशन पर पर्सन जो है वो रूरल एरिया में कम हुआ है, सिमिलर सिचुएशन इन अर्बन एरिया। मतलब पहले जो था राइस कंजम्पशन पर पर्सन पर मंथ इन रूरल एरिया 6.38 kg पर मंथ टू 5.98 kg, तो कम हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे वीट, ये तो हो गया कंजम्पशन ऑफ राइस, पीडीएस राइस, ठीक है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राइस होता है उसका भी कंजम्पशन देखो डबल हो गया है। 60 रूरल एरिया में डबल हो गया है एंड 66 इन पर, मतलब कि लोग पीडीएस में रखा हुआ अनाज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस राइस हैज़ डबल्ड सिंस 2004 and 5 इन बोथ अर्बन एंड रूरल। मीन्स क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो कंजम्पशन है, हमारी जो ज़रूरत है वो स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द फूड ग्रेन्स विच आर देयर इन द पीडीएस सिस्टम, उसकी रिक्वायरमेंट डबल हो रही। मीन्स और ज़्यादा लोगों को, और ज़्यादा लोग हो चुके हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं या गरीबी रेखा के पास में है, और उन्हें चावल और इन ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो सेकेंड, पीडीएस डीलर्स रिजॉर्ट टू माल प्रैक्टिसेस। एक और प्रॉब्लम इसके साथ ये भी है कि अब ये क्यों हो रहा है, उसके लिए 2-3 रीज़न। एक तो कि गरीबी शायद बढ़ रही है, पर हम नंबर्स अगर देखें तो गरीबी घट रही है। और दूसरा, डीलर जो पीडीएस में काम करते हैं वो माल प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, ग्रेन्स को मार्केट में बेच देते हैं, यहाँ से गवर्नमेंट से लेते हैं कि हमने गरीबों में बांट दिया, लेकिन उसको एक्चुअली मार्केट प्राइस में जाके बेचते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। सेल पुअर क्वालिटी, जो गवर्नमेंट अच्छी क्वालिटी के राइस खरीदती है उसको मार्केट में भेज देते हैं, उसके बदले गंदा गेहूँ या राइस खरीद के गरीबों को दे देते हैं। अनसोल्ड स्टॉक्स आर सोल्ड, गवर्नमेंट को बोला कि हाँ बेचे नहीं रखें, पर पीछे से निकाल दी क्योंकि सड़ ही रहे हैं ना, है ना। मिसयूज़ ऑफ कार्ड्स, कई लोग कार्ड का मिसयूज़ कर रहे हैं, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं है वो भी कार्ड बना के गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स इस सिस्टम में है अभी भी। रोल ऑफ कॉरपोरेटिव्स, सो ये सहकारी समिति, व्हाट आर कॉरपोरेटिव्स? कॉरपोरेटिव्स आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु क्रिएट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसका एम पैसे कमाना नहीं बल्कि लोगों की मदद करना है, उसको हम कोऑपरेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। सहकारी समितियां क्या होती है, वो बिजनेसेस जिसका मेन एम, जो कि प्राइवेट हैं लेकिन उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं, लोगों की सेवा करना है। तो कॉरपोरेटिव्स ने बहुत मदद करी है ऑल ओवर द कंट्री इन इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी। कैसे?
दे स्टेप अप दे सेट अप शॉप्स एंड सोल्ड गुड्स टू पुअर पीपल, ठीक है. कॉरपोरेटिव्स जो होते हैं वो शॉप सेटअप करते हैं और गरीब लोगों को, जो बोलते हैं जहाँ पे नहीं प्राइवेट लोग नहीं जाएंगे, जहाँ प्राइवेट लोग खोलना पसंद नहीं करते, वहाँ पे जाके वो दुकानें खोलते हैं और गरीब लोगों को क्या बोलते हैं, एक्सेसिबिलिटी देते हैं. समझ रहे हो? एक्सेसिबिलिटी मतलब कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है, दुकान है, तो वो जाके क्यों खोलेगा कि बीहड़ में जाके दूध की दुकान? उसको पता है वहाँ इतना पैसा मुझे मिलना नहीं है. लेकिन कोऑपरेटिव्स जाते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर ट्राइंग टू हेल्प पुअर पीपल एंड नॉट मेक वन. तो वो वहाँ जाके खोलेंगे जहाँ प्राइवेट इंसान नहीं खोलेगा. दूसरा, सम ग्रेट एग्जाम्पल्स अक्रॉस तमिलनाडु एंड दिल्ली आर मदर डेयरी इन दिल्ली, ये भी एक कोऑपरेटिव है. अमूल इन गुजरात, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS ने महाराष्ट्र में अनाज बैंक खोला था. तो बेसिकली कॉरपोरेटिव्स जो है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है ऐसी ऐसी जगहों पे. मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेटली भी लोगों ने मदद करी है कि हम ऐसी जगहों पे अनाज पहुंचा सके जहां लोगों पर जहां प्राइवेट कंपनीज नहीं जाना चाहती है या जहां पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है. ठीक है, तो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी जो हमने अपने कंट्री में देखा है. ओके, सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर. आई होप दिस लेक्चर वॉज इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग. अगर आपको फूड सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया से लेकर कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और मैं अगली क्लास में इसका जवाब दूंगी. कई सारे लोगों ने PYQ के लिए पूछा था कमेंट्स में, तो वी आर प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर इट. वील लेट यू नो सून. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.